Hello students, hope all of you are well. So today we will start with our next topic, that is the finite group, infinite group and problems of the group. Here I have discussed so many problems which are very important for your exam. So stay with the video. So let us start with my lecture. In the previous video lecture I have give you two problems, simple problems. Examine if q comma plus and r comma dot are forming groups or not. Okay, so q comma plus obviously forms a group. You can check it very easily, you can check. But r comma dot is not a group because of the fact that real number contains the element 0 and which has no multiplicative inverse. तो 0 का inverse कुछ नहीं होगा क्योंकि रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है 1. तो 0 को कौन सा एलिमेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करें, कौन सा रियल नंबर से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करें और उसको करने के बाद हम लोग को 1 मिलता है, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा. तो इसका मतलब 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा. ठीक है, सो 0 को अगर हटा देते हैं तो जाके सभी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होता है रियल नंबर पे. तो रियल नंबर r स्टार कॉमा डॉट c स्टार कॉमा डॉट आर ऑल द ग्रुप्स. r स्टार मीन्स रियल नंबर विदाउट 0, c स्टार कॉमा डॉट्स मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स विदाउट 0. c का मतलब है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, जो सबसे बड़ा ग्रुप है दैट इज द लार्जेस्ट ग्रुप, c स्टार कॉमा डॉट. ठीक है, जो रियल नंबर भी इसके सेट के अंदर चला जाएगा. कुछ देर बाद हम लोग सब ग्रुप के चैप्टर में इसको देखेंगे. अभी चलो चले आते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा आज फाइनाइट ग्रुप एंड इनफाइनाइट ग्रुप. तो फाइनाइट ग्रुप इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है, बहुत सिंपल सा है. इफ ए ग्रुप कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन इट इज सेड टू बी अ फाइनाइट ग्रुप. If it contains infinite number of elements, it is said to be an infinite group. तो अभी तक जो मैंने एग्जाम्पल पिछले क्लास में या फिर टुडे मैं तुम लोग को दे रहा हूं वो सभी अभी जो मैंने दिया है वो सभी क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप है. जैसे z कॉमा प्लस इनफाइनाइट ग्रुप है, q कॉमा प्लस इनफाइनाइट ग्रुप है, r स्टार कॉमा डॉट इनफाइनाइट ग्रुप है, c स्टार कॉमा डॉट इनफाइनाइट ग्रुप है. तो फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, फाइनाइट ग्रुप के अंदर जो सेट होता है, जो सेट के ऊपर हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं, वो सेट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करना पड़ता है. ठीक है ना, अगर सेट के अंदर फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट है तो वो सेट अगर ग्रुप हो रहा है तो उस ग्रुप को हम लोग कहेंगे ये फाइनाइट ग्रुप है. ठीक है, तो फाइनाइट ग्रुप चेक करने का एक टेक्निक होता है. इनफाइनाइट ग्रुप को हम लोग चेक नहीं कर सकते, वैसे हम लोग को जनरल मेथड से करना पड़ता है. इनफाइनाइट ग्रुप को चेक करने के लिए आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके करना पड़ता है. लेकिन फाइनाइट ग्रुप में क्योंकि एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिशन टेबल. सो व्हाट इज द कॉम्पोजिशन टेबल? To check whether a finite set forms a group or not, the composition of all the elements including the finite set is composed in a tabular form and that tabular form is nothing but known as a composition table. ठीक है, तो अभी चलो आज स्टार्ट करते हैं. बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग करेंगे आज, सभी प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, लेट्स स्टार्ट. So the first problem says that prove that a is equal to 1 omega omega square forms a group with respect to multiplication, general multiplication, where omega cube equals to 1. And what is omega? Omega is the cube root of unity. तो हम लोग जानते हैं 1 को अगर हम लोग क्यूब रूट लेते हैं that is x to the power 3 equals to 1, इसको अगर सॉल्व करते हैं x cube equals to 1 को सॉल्व करते हैं तो हम लोग को तीनों रूट मिलता है क्योंकि इक्वेशन है थर्ड डिग्री का और वो तीनों रूट हो जाता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. जैसे ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है और एक दूसरा रिलेशन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एस क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन कर रहा है. ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करेंगे. तो कंपोजिशन टेबल क्या होता है, जितना भी एलिमेंट यहाँ पे है उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है. मैट्रिक्स के फॉर्म में मतलब सभी एलिमेंट को रो पे बिठा दो और सभी एलिमेंट को कॉलम पे बिठा दो. और ये डॉट जो है वो होता है बाइनरी ऑपरेशन जो एस के ऊपर डिफाइंड है. तो यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिखा है और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऐसे कॉलम करके लिखा है. और ये दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हम इसको कंपोज करेंगे. अगर तुम लोग पोसेट लैटिस का चैप्टर फॉलो किए हो तो पोसेट लैटिस में भी मैंने जो एलयूबी और जीएलबी का टेबल बनाया था वो कुछ इस तरह का ही टेबल है, कंपोजिशन टेबल है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 से 1 को मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाता है, 1 से ओमेगा को मल्टीप्लाई करो ओमेगा आएगा, 1 से ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से 1 को मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा आ जाता है, ओमेगा इंटू ओमेगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 सो दिस इज इक्वल्स टू 1. ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा दैट इज ओमेगा क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा टू द पावर 4.
तो ओमेगा टू दी पावर 4 के अंदर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब तो 1 हो चुका है, तो ओमेगा टू दी पावर 4 हो जाएगा हमारा ओमेगा। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो मेरा टेबल है, ये टेबल के रिजल्ट जो आ रहा है दैट इज दिस कॉलम, जहां पे मैं कर्सर को घुमा रहा हूं, ये आप लोग देखो, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये जो टेबल है, ये टेबल के अंदर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को छोड़ के और कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन टेबल है, ये कॉम्पोजिशन टेबल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को ही दे रहा है, कोई भी फोर्थ एलिमेंट बाहर से यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ऐसा अगर होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो सेट क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया विथ रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को छोड़ के और कुछ नहीं यहाँ पे आया है, तो इसका मतलब ये सेट क्या हो चुका है, क्लोज्ड हो चुका है विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अभी तीनों एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस तीनों को लेके अगर तुम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, दैट इज ए डॉट बी डॉट सी दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो ऑब्वियसली तीनों एलिमेंट है, जितना भी एलिमेंट लेके तुम लोग करना चाहते हो चेक कर लो, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ए सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू डॉट। तो अभी फॉलो करो, ये जो टेबल है, ये टेबल पे तुम लोग देख सकते हो 1 है ऐसा एक एलिमेंट जिसके साथ अगर कोई भी एलिमेंट को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो वो एलिमेंट वापस आ जाता है। दैट इज 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, 1 इंटू ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। सो 1 है ऐसा एलिमेंट जिसके साथ कोई भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद वही एलिमेंट वापस आ जाता है। तो इसका मतलब 1 हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन ये था कि ऐसा एक ही एलिमेंट मिलेगा हम लोग को सेट के अंदर जिससे हम लोग कोई भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, अभी इनवर्स ढूंढते हैं। तो इनवर्स का मतलब क्या होना चाहिए, पहले आइडेंटिटी आएगा उसके बाद आता है इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब यह है कोई भी एक एलिमेंट होगा उससे दूसरा कोई एलिमेंट को हम लोग कंपोज करेंगे और जो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो 1 है मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ठीक है, तो 1 का इनवर्स 1 हो गया। अभी चेक करते हैं 1 यहाँ पे है, सेकंड रो पे 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 1 आ जाता है। तो ओमेगा का इनवर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर से थर्ड रो पे चले आते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर को देखो ओमेगा से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब 1 का इनवर्स 1 है, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स होगा ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सभी प्रॉपर्टी जो था, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ये सेट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आसानी से ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। अभी देखो अगर एग्जाम में इसको कहा जाता है कि चेक करो ये सेट या फिर ये ग्रुप एबेलियन ग्रुप है कि नहीं है। तो एबेलियन ग्रुप चेक करने का फाइनाइट सेट के लिए एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है, मैं वो टेक्निक तुम लोगों को बता देता हूं। अगर ये कॉम्पोजिशन टेबल सिमेट्रिकल हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल डायगोनल, देन वी कैन से दैट ग्रुप विल बी एन एबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन टेबल इज सिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा, ये कॉम्पोजिशन टेबल को एक मैट्रिक्स के जैसा सोचो। ठीक है, ये टेबल को, तो ये हो जाएगा मेरा कॉम्पोजिशन टेबल जहां पे डायगोनल एलिमेंट होगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, ये है प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के रिस्पेक्ट में देखो ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के रिस्पेक्ट में ये जो मैट्रिक्स है, कॉम्पोजिशन टेबल है, ये कॉम्पोजिशन टेबल क्या हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है। तो ऐसा अगर कोई भी जगह पे हम लोग को मिलता है तो हम लोग कहेंगे दैट इज नथिंग बट दैट ग्रुप मस्ट बी एन एबेलियन ग्रुप। ओके, so here if another quantity is given here that examine whether this is an abelian group, simply we have to write down this. Okay, similar type of problem is given here, try to understand the problem by yourself. सिंपल सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो मैंने x क्यूब इक्वल्स टू 1 को लेके किया था, यही प्रॉब्लम x टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 1 से दिया हुआ जाता, तो हम लोग कैसे करते हैं, सिंपली वहां पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे चारों रूट आएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई, और फिर से ये सेट क्या है, फाइनाइट है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉम्पोजिशन टेबल ड्रॉ किया है। आई का मतलब क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर दैट इज आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, तो उसको लेके मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज को प्रूफ किया है। और यहाँ पे भी तुम लोग देख सकते हो कि प्रिंसिपल डायगोनल के रिस्पेक्ट में ये जो टेबल है, ये टेबल सिमेट्रिकल हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट ऑल्सो एन
एबेलियन ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले आते हैं। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ये इनफाइनाइट ग्रुप का एक एग्जांपल है। देखो फिर से, शो दैट, ऐसा ही प्रॉब्लम एग्जाम पे बहुत बार आता है। ठीक है, वो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। शो दैट q माइनस वन कॉमा स्टार फॉर्म्स ए एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू स्टार डिफाइंड बाई a स्टार b इक्वल्स टू a प्लस b माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू q माइनस वन। तो प्रॉब्लम को अच्छे से सोचो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि रैशनल नंबर से मैंने वन को हटा दिया है, रैशनल नंबर माइनस वन, q इक्वल्स टू नथिंग बट द रैशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। Then rational number minus 1 will form a group, abelian group, with respect to binary operation star, where star is defined by this। अगर दोनों एलिमेंट हम लोग q माइनस वन से चूज करेंगे तो वहां पे स्टार कैसे डिफाइंड होगा? पहले दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को प्रोडक्ट करेंगे और दोनों का सब्सट्रैक्शन लेंगे। एडिशन का ये किए है, पहले a प्लस बी किए हैं, a डॉट बी किए हैं और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, a प्लस बी माइनस ए बी कर रहे हैं। ठीक है, ये है मेरा बाइनरी ऑपरेशन। ऐसे करके एग्जाम में डिफाइंड हुआ रहेगा। तो हम लोगों को चेक करना है ये कि ग्रुप हो रहा है कि नहीं होता है। ग्रुप होने के लिए चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना जरूरी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो एक एक करके कर लेते हैं। तो सोचो ये सेट कब क्लोज्ड होगा? तो क्लोज्ड होने के लिए कोई भी अगर तुम लोग रैशनल नंबर लोगे, कोई भी रैशनल नंबर लोगे, तो रैशनल नंबर दोनों को ऐड करोगे तो रैशनल नंबर आ जाएगा। दोनों रैशनल नंबर को प्रोडक्ट करोगे तो भी वो रैशनल नंबर आएगा। दोनों रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी वो रैशनल नंबर आएगा। ठीक है ना, तो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सभी क्या हो जाता है? रैशनल नंबर ही होता है। तो यहां से तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि ये a स्टार b q माइनस वन के अंदर है। तो यहां पे देखो एक रेस्ट्रिक्शन है, यहां पे a स्टार b, अगर a और b दोनों एलिमेंट हम लोग चूज करेंगे q माइनस वन से, तो अगर q माइनस वन को क्लोज्ड होना है विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, तो a स्टार b कहां पे रहना है? q माइनस वन सेट पे रहना है। q माइनस वन सेट पे रहने के लिए एक ही मेरा ऑब्स्टैकल है, दैट इज द ऑब्स्टैकल नथिंग बट a स्टार b विल बी इक्वल टू वन। अगर a स्टार b इक्वल टू वन हो जाता है तभी जाके a स्टार b कहां पे नहीं रहेगा? q माइनस वन पे नहीं रहेगा। और बाकी a स्टार b इक्वल टू वन अगर नहीं होता है तो क्या हो सकता है? a स्टार b बिलोंग्स टू q माइनस वन। तो एक ही ऑब्स्टैकल है, ऑब्स्टैकल क्या है? a स्टार b इक्वल टू वन। तो अगर हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कोई भी a b अगर हम लोग q माइनस वन से चूज कर रहे हैं उसके लिए a स्टार b कभी भी वन नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे कि q माइनस वन विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टार बिकम्स ए क्लोज्ड। तो हम लोग चूज कर रहे हैं पॉसिबल, इफ पॉसिबल a स्टार b इक्वल टू वन। तो अगर a स्टार b इक्वल टू वन हो जाता है तो यहां पे मैंने सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद देखो ये क्या आ जाता है? a माइनस वन, वन माइनस बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स a इक्वल टू वन और b इक्वल टू वन। तो अगर a इक्वल टू वन या फिर b इक्वल टू वन होगा तभी जाके हम लोग कह सकते हैं a स्टार b क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी कहीं भी जगह पे क्या नहीं होगा? a स्टार b वन नहीं होगा। तो a और b तो कहां से आ रहा है? q माइनस वन से आ रहा है। तो a और b अगर q माइनस वन से आ रहा है तो a और b दोनों का वैल्यू कभी भी वन नहीं हो सकता है। उसका वैल्यू कोई ना कोई रैशनल नंबर होगा लेकिन वन नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हम लोग ये केस नहीं पाएंगे, दैट मीन्स a कैन नॉट बी वन, b कैन नॉट बी वन, सो a स्टार b कैन नॉट बी वन। सो ऑब्वियसली a स्टार b बिलोंग्स टू व्हाट? q माइनस वन। ठीक है, तो कोई भी तुम लोग अगर रैशनल नंबर चूज कर रहे हो q माइनस वन से, तो दोनों को अगर स्टार करोगे तो वो कहां पे रहेगा? q माइनस वन पे ही रहेगा। ठीक है, क्लोज्ड हो गया। अभी चले आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए तीनों एलिमेंट मैंने चूज किया है, ए बी सी बिलोंग्स टू q माइनस वन। तो a स्टार b स्टार c करेंगे तो a स्टार b क्या हो जाता है? a प्लस b माइनस ए बी। उसके साथ स्टार c करेंगे तो अभी देखो ये कॉम्पोजिशन कैसे हो रहा है। पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस देके दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट, ऐसा है इसका फॉर्मेशन। तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस ए बी को x पकड़ लो, स्टार c है तो x स्टार c क्या होगा? x प्लस c माइनस x इंटू सी। x का मतलब है a प्लस बी माइनस ए बी। तो मैंने पहला एलिमेंट लिखा है, पहला एलिमेंट क्या है? a प्लस बी माइनस ए बी। दूसरा एलिमेंट क्या है? c, तो प्लस c लिखा है। माइनस देके दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट लेंगे तो a प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी करेंगे। इसको मैंने तोड़ दिया है तो तोड़ने के बाद ये आ जाता है a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है, अभी अगर ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? देखो a स्टार b स्टार c दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? a स्टार b स्टार c का मतलब क्या होता है? b प्लस सी माइनस बी सी।
तो यहाँ पे ए है मेरा फर्स्ट एलिमेंट, बी प्लस सी माइनस बी सी है मेरा सेकंड एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है, फिर से मैंने ब्रैकेट को उठा दिया है और मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये जो क्वांटिटी था यहाँ पे और ये जो क्वांटिटी है दोनों सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया स्टार ए क्यू माइनस वन सेट के ऊपर क्या हो रहा है, एसोसिएटिव हो रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। अभी चले आते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट पे। जैसे मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम्स पे सेट को देख के ही हम लोग को पता चल जाता है कि 1 हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर आर स्टार कॉमा डॉट के लिए, 0 हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर जेड कॉमा प्लस के लिए। तो यहां पे देखो कुछ डिफाइंड नहीं है, स्टार ऐसे डिफाइंड है, पहले प्लस करना है उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो स्टार है मतलब बाइनरी ऑपरेशन है, इसको देख के हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग कैसे इसको ढूंढेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्यू माइनस वन हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, अगर ई का वैल्यू क्यू माइनस वन के अंदर होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट है। अगर ई का वैल्यू क्यू माइनस वन के बीच में नहीं है तो हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल सा है। तो अगर ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा क्यू माइनस वन पे, तो कोई भी ए अगर हम लोग चूज करेंगे क्यू माइनस वन से, उसके साथ अगर कोई भी ई को कंपोज करेंगे तो वो ए को बैक करेगा, क्योंकि ई तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। दैट इज ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए, दैट इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अभी ए स्टार ई इक्वल्स टू अगर ए हो जाता है तो यहां पे ए प्लस ई माइनस ए डॉट ई इक्वल्स टू ए हुआ। ए कैंसिल आउट हो जाता है, ई को कॉमन ले लो, 1 माइनस ई आ जाता है। अभी ए का वैल्यू तो 1 नहीं होगा क्योंकि ए कहां से आया है, क्यू माइनस वन से आया है। तो ए का वैल्यू अगर 1 नहीं होगा तो ई का वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगा, 0 होगा। तो 0 तो इस सेट के अंदर है, ठीक है ना, 0 तो क्यू माइनस वन सेट के अंदर है, तो 0 हो गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यू के देखो ए के साथ अगर 0 को तुम लोग कंपोज करोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 0 माइनस ए इंटू 0, तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, ए आ जाता है। तो 0 हो गया मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर। अभी आ जाता है इनवर्स पे। इनवर्स भी अगर हम लोग देख के हम लोग को नहीं पता चल रहा है कि इनवर्स कैसे आएगा, तो इनवर्स के लिए भी हम लोग ये सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे। पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट लाना है, उसके बाद हम लोग इनवर्स पे जाएंगे। ठीक है ना, से ए बिलोंग्स टू क्यू माइनस वन एक एलिमेंट है और उसका इनवर्स मैंने पकड़ा है ए इनवर्स। ठीक है, सो फॉर ए इनवर्स ए स्टार ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये तो इनवर्स का डेफिनेशन होता है, कोई भी एलिमेंट लो उसके साथ इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट को बैक करता है। तो ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए, देन ए स्टार ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू ई। ई का वैल्यू हम लोग को मालूम है, ई का वैल्यू क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो हम लोग स्टार को ब्रेक कर देते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस ए इनवर्स माइनस ए डॉट ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। ए इनवर्स को कॉमन ले लो, ए को छोड़ दो, यहाँ पे क्या आ जाता है 1 माइनस ए। अभी ए इनवर्स का वैल्यू क्या आ जाता है, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, a by 1 minus 1 a, that means minus I have taken absorb here and that will be equal to a by a minus 1। तो अभी सोचो अगर a q minus 1 के अंदर है तो a minus 1 तो एग्जिस्ट होगा, इसीलिए ये सेट में 1 को सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है ना, अगर 1 इस सेट के अंदर रह जाता तो a का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट कर देते तो a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, वो ग्रुप फॉर्म नहीं होगा, इसीलिए 1 यहां से हटाया हुआ है। ठीक है, so we can see that for each and every a belongs to this set there exists a by a minus 1 such that a into a star a by a minus 1 a by a star a minus 1 star a that will be equal to 0। so inverse of each element exist। अभी चले आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है। a b दोनों एलिमेंट मैंने यहां से चूज किया है, a स्टार b का वैल्यू आ जाता है a प्लस बी माइनस ए बी। अभी देखो a b दोनों क्या है, दोनों ही रैशनल नंबर है, ए बी भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो ए प्लस बी और बी प्लस ए तो हम लोग लिख सकते हैं, दोनों रैशनल नंबर 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 कर रहे हो, दोनों सेम ही है। तो ए स्टार बी स्टार ए दोनों सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कम्यूटेटिव हो रहा है। तो क्यू माइनस वन विथ रिस्पेक्ट टू स्टार क्या फॉर्म करेगा, एबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अभी देखो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो रहा है काटे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट से। यहाँ पे सिंगल एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है। जैसे G इक्वल टू कलेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ एलिमेंट A, B। कैसा पेयर है, जहां पे फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा और दोनों एलिमेंट रियल नंबर है। ठीक है,
ए कॉमा बी, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जी में रहने के लिए रेस्ट्रिक्शन क्या है, कोई भी ऑर्डर पेयर एलिमेंट तुम लोग जी में चूज कर सकते हो, लेकिन रेस्ट्रिक्शन ये है पहला जो एलिमेंट होगा वो नॉन जीरो होगा। दूसरे एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया है, बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन ए का वैल्यू नॉन जीरो होगा। यही रेस्ट्रिक्शन है जी के अंदर रहने में, ठीक है। अभी हम कंपोजिशन स्टार डिफाइंड है कैसे, ए कॉमा बी कॉमा कंपोज सी कॉमा डी दैट इज इक्वल टू ए इंटू सी, फर्स्ट टू एलिमेंट्स आर टेकन एज द प्रोडक्ट ए इंटू सी कॉमा बी सी प्लस डी। कैसे कंपोजिशन डिफाइंड है तुम लोग देख सकते हो, ये प्रॉब्लम में कंपोजिशन कैसे डिफाइंड हुआ है, ए इंटू सी फर्स्ट टू एलिमेंट्स हैव टेकन मल्टीप्लीकेशन, बी इंटू सी दूसरा एलिमेंट पहला एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस डी यहां पे आ गया। तो हम लोग को एग्जामिन करना है कि जी एबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू नॉट, ठीक है। पहले तो शो करना है ये ग्रुप होगा, उसके बाद हम लोग को चेक करना है कि ये एबिलियन ग्रुप होता है कि नहीं होता है। तो मैं तो तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूं कंडीशन क्या है जी के अंदर रहने के लिए। जी के अंदर रहने के लिए कंडीशन ये है कि कोई भी पेयर जी के अंदर रहेगा, उस पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम लोग दोनों एलिमेंट चूज करते हैं, ए कॉमा बी सी कॉमा बी डी बिलोंग्स टू जी। तो ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो, सी मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज दिस टू आर एलिमेंट्स ऑफ जी। अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है, सी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो क्या उसका प्रोडक्ट जीरो होगा? कभी भी नहीं होगा। तो ए सी मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए सी नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग ये कंपोजिशन लेंगे जो कंपोजिशन डिफाइंड है, तो वो कंपोजिशन से जो एलिमेंट आ रहा है ये भी तो एक पेयर ऑफ एलिमेंट है, ए सी तो एक एलिमेंट होगा, बी सी प्लस डी भी एक एलिमेंट होगा। तो ए सी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ये जो पेयर हुआ वो पेयर कहां पे चला जाएगा, जी के अंदर चला जाएगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ए सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो जी क्या हो गया, जी क्लोज्ड हो गया, ठीक है। जी के अंदर रहने का कंडीशन ही ये था, पहला जो एलिमेंट होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो ये पेयर को अगर हम लोग देखते हैं ए सी नॉट इक्वल टू जीरो है, मैंने प्रूफ किया है, तो इसका मतलब ये पेयर कहां पे चला जाएगा, जी के अंदर चला जाएगा। अभी चले आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम लोग को तीनों एलिमेंट ढूंढना है। तो तीनों एलिमेंट तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या क्या होगा, पेयर ऑफ एलिमेंट होगा, ठीक है ना। तो ए बी कॉमा सी डी कॉमा ई एफ, तीनों एलिमेंट मैंने तीनों पेयर को लिया है, ठीक है। तो ए बी कंपोज सी डी करते हैं, उसके बाद ई एफ से कंपोज करेंगे। तो ए बी कंपोज सी डी क्या है, ए सी कॉमा बी सी प्लस डी, ये तो गिवन है, लिख दिया, कॉमा कंपोज ई एफ। तो कंपोजिशन कैसे हो रहा है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है दोनों पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और वो हो रहा है ए सी। तो यहाँ पे है ए सी फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे है ई फर्स्ट एलिमेंट, तो ए सी इंटू ई हो जाएगा मेरा फर्स्ट एलिमेंट ए सी ई। दूसरा एलिमेंट कैसा आ रहा है, बी इंटू सी हो रहा है प्लस डी हो रहा है, तो यहाँ पे बी सी प्लस डी है दूसरा एलिमेंट, तो बी सी प्लस डी इंटू ई होगा, वो क्या हो जाएगा, बी सी ई प्लस डी ई होगा प्लस एफ होगा, तो ये हो जाएगा सेकंड एलिमेंट, ठीक है। अच्छे से देख लो, कंपोजिशन खुद से ट्राई करो, हो जाता है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी ए बी कंपोज सी डी कंपोज ई एफ किया है, पहले सी डी कंपोज ई एफ करेंगे, उसके बाद ए बी करेंगे। ये करने के बाद भी ये आ जाता है, तुम लोग ये खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है, और देखो ये आता है कि नहीं आता है, तुम लोग को प्रैक्टिस भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। फिर से चले आते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट पे। तो ग्रुप को देख के हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी एलिमेंट अगर ए बी हम लोग चूज करेंगे, तो उसको कौन सा एलिमेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करें जो ए बी को वापस करेगा, ठीक है। हम लोग को ये मालूम नहीं पड़ रहा है ग्रुप को देख के, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आइडेंटिटी एलिमेंट खुद से पकड़ रहे हैं। तो लेट एक्स कॉमा वाई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर एक्स वाई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कोई भी एलिमेंट को कंपोज करेंगे तो वो एलिमेंट बैक कर देता है। तो ए बी कंपोज एक्स वाई करेंगे तो ए बी वापस आ जाएगा। तो ए बी कंपोज एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, कंपोजिशन है यहाँ पे ए एक्स कॉमा बी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए बी। अभी कंपेयर कर लो दोनों साइड पे, तो ए एक्स का वैल्यू ए होना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू अगर ए होगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ए तो नॉट इक्वल टू 0 है, ए तो कैंसिल आउट हो सकता है। बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अभी एक्स का वैल्यू 1 हो चुका है, तो बी एक्स का वैल्यू बी होगा, बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं 1,0 एक एलिमेंट हम लोग को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली 1,0 कौन सा सेट के अंदर रहेगा, जी के अंदर, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है।
और 1,0 ये कैलकुलेशन के बाद ही आया है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1,0 के साथ अगर कोई भी एलिमेंट ए बी को हम लोग कंपोज करेंगे तो वो ए बी एलिमेंट को बैक करेगा। ठीक है, तो 1,0 बिकम्स द आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी इनवर्स को भी ऐसे हम लोग निकालेंगे। तो इनवर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, देख के अगर हम लोग को नहीं पता चल रहा है इनवर्स क्या होगा तो हम लोग फिर से पकड़ लेंगे। लेट ए डैश बी डैश बी द इनवर्स ऑफ ए कॉमा बी। तो अगर ए डैश बी डैश ए बी का इनवर्स है तो वो इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है, एलिमेंट को इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आइडेंटिटी एलिमेंट को बैक करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट अभी क्या हो चुका है, 1,0। तो ए कॉमा बी नॉट ए डैश कॉमा बी डैश दैट विल बी इक्वल टू 1,0। तो यहां पे हम लोग इसको तोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, ए इंटू ए डैश कॉमा बी इंटू ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू 1,0। कंपेयर कर लो और ए डैश बी डैश का वैल्यू हम लोग को मालूम करना है। तो ए डैश का वैल्यू आ जाता है 1/a। तो हम लोग तुम सोच सकते हो क्यों ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 था। ए का वैल्यू अगर 0 हो जाता तो ए डैश नहीं एग्जिस्ट होता, तो इनवर्स नहीं होता, तो ग्रुप ही फॉर्म नहीं करता। और बी डैश का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी इंटू ए डैश। अभी बी इंटू ए डैश का वैल्यू क्या है, 1/a है, तो ये हो जाएगा माइनस b/a। तो हम लोग देख सकते हैं कि ए बी ये पेयर के लिए हम लोग को एक एलिमेंट मिल रहा है 1/a कॉमा माइनस b/a सच दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज 1,0। तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों को प्रोडक्ट कंपोज करके हम लोग को 1,0 मिल रहा है, तो एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं जी कॉमा नॉट इज ए ग्रुप। अभी अगर हम लोग को चेक करना है कि ये एबेलियन है कि नहीं है, सिंपली ए कॉमा बी नॉट सी कॉमा डी निकाला है मैंने, यहाँ पे सी कॉमा डी नॉट ए कॉमा बी निकाला है। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग को मिल रहा है, ये दोनों पेयर क्या है, डिफरेंट है। एसी एसी सेम है, लेकिन यहाँ पे बीसी प्लस डी है और यहाँ पे डीए प्लस बी है, तो ये दोनों एलिमेंट तो अलग हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों पेयर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है। तो इसका मतलब ए कॉमा बी कंपोज सी कॉमा डी नॉट इक्वल टू सी कॉमा डी कंपोज ए कॉमा बी। तो एलिमेंट्स क्या नहीं कर रहा है, कम्यूट नहीं कर रहा है, तो ये ग्रुप कम्यूटेटिव नहीं होगा, दैट मींस इट इज नॉट एन एबेलियन ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। देखो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है मैट्रिक्स का प्रॉब्लम। मैट्रिक्स का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग के यहाँ पे एक जनरल मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 मैट्रिक्स ए बी सी डी, जहां पे एलिमेंट्स है ए बी सी डी सभी रियल नंबर के एलिमेंट है और ए डी माइनस बी सी 1 हो रहा है। तो ए डी माइनस बी सी अगर 1 है तो तुम लोग इसको देख के ही तुम लोग पता चल सकते हो कि एक्चुअली यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिया हुआ है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए डी माइनस बी सी होता है। तो ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1। तो कैसा मैट्रिक्स जी सेट के अंदर है, जो जो 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होगा वो कहां पे होगा, जी सेट के अंदर होगा। ठीक है, हम लोग को प्रूफ करना है कि जी फॉर्म्स एन एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एग्जामिन करना है जी फॉर्म्स एन एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे, देखो। लेट कैपिटल ए इक्वल टू a1 b1 c1 d1 b इक्वल टू a2 b2 c2 d2। मैंने दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे लिया है। तो अगर दोनों मैट्रिक्स जी सेट के अंदर है तो ये क्या करेगा, जी का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो जी का प्रॉपर्टी क्या है, जो भी मैट्रिक्स जी सेट के अंदर रहेगा वो उसका डिटर्मिनेंट 1 होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 1। अभी अगर ए बी को भी जी सेट के अंदर रहना है तो ए बी का भी डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी 1 हो चुका है। तो अगर प्रोडक्ट का भी डिटर्मिनेंट 1 है तो इसका मतलब ये जो ए बी एलिमेंट है वो जी सेट के अंदर रहेगा। तो ए बी ऑब्वियसली बिलोंग्स टू जी, सो जी बिकम्स क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नंबर 2 प्रूफ करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, एसोसिएटिव होता है। कोई भी तीनों मैट्रिक्स ले लो, घर पे बैठ के तुम लोग चेक कर सकते हो कि वो कैसे एसोसिएटिव होता है। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, सो जी सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अभी यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो है ABCD और हम लोग ले रहे हैं I2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज 1 0 0 1। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे लिया है क्या, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी देखो 1 है पहले, तो ये जी सेट के अंदर रहेगा। दूसरा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके साथ कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो तो वो मैट्रिक्स वापस आ जाता है। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। तो a इंटू I2 इक्वल टू I2 इंटू ए, दैट विल बी इक्वल टू ए। तो I2 हो जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर G। ठीक है, अभी इनवर्स ढूंढते हैं। अगर a बिलोंग्स टू G है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, 1 है।
और ए नॉट इक्वल टू जीरो है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, तो कोई भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कोई भी अगर 2/2 मैट्रिक्स हमारे पास है तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? इसका टेक्निक होता है सिंपली ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज देयर पोजीशंस एंड द क्रॉस डायगोनल एलिमेंट्स चेंज देयर साइन, दैट इज द एडजॉइंट। सो a1 के जगह पे d1 आ जाएगा, d1 के जगह पे a1 आ जाएगा, और b1 के जगह पे माइनस b1 होगा, c1 के जगह पे माइनस c1 होगा। ये हो जाता है एडजॉइंट का फॉर्मूला। ट्रिक है, ठीक है ना? ये बहुत एक सिंपल सा ट्रिक है, तुम लोग जानते भी हो, तो मैंने इसको अप्लाई किया है यहाँ पे। तो ए इनवर्स का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला है, तो ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए करके क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? सभी मैट्रिक्स का इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है। अभी चलो हम लोग चेक करेंगे कि एबिलियन है कि नहीं है। एबिलियन के लिए हम लोग को क्या करना है? दोनों मैट्रिक्स लेना है, ए बी और बी ए। तो ए बी को मैंने प्रोडक्ट किया है, ऐसे कुछ वैल्यू आ जाता है, बी ए को भी प्रोडक्ट किया है मैं, तो ऐसे कुछ वैल्यू आ जाता है, ठीक है? तो हम लोग देख सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है, तो ए बी एंड बी ए आर नॉट इक्वल, सो दैट मीन्स जी इज नॉट एबिलियन। हर वक्त ये याद रखना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है? कुछ कुछ स्पेशल केस होता है, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स अगर मेरे पास गिवन है ग्रुप के अंदर, तो उसके लिए शायद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो भी सकता है, लेकिन इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो जी ग्रुप तो होगा लेकिन एबिलियन ग्रुप नहीं होगा, ठीक है? ये जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे तुम लोगों को बताया है, ये प्रॉब्लम n बाई n मैट्रिक्स के लिए भी आ सकता है, जनरल फॉर्म में भी आ सकता है। सिंपली हम लोग को सेम प्रोसेस से लिखना है, पूरा जो मैंने लिखा है जैसे भी लिखा है वैसे ही हम लोग को लिखना है, और वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, क्योंकि जो n बाई n मैट्रिक्स है वो n बाई n मैट्रिक्स को हम लोग को नहीं लिखना है। सिंपली हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी इक्वल्स टू 1 ऐसे करके लिखेंगे। n बाई n मैट्रिक्स को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो जनरल फॉर्म होता है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम 2/2 के लिए मैंने किया हुआ है, n बाई n से भी एग्जाम पे आ सकता है, वो मैंने तुम लोग को बता दिया। अभी चले आते हैं लास्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 6। यहां पे देखो सेट है z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 1, ऐसा एक सेट है, ठीक है? एज डैश करके हम लोग को प्रूफ करना है एज डैश विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से कम्यूटेटिव ग्रुप, दैट इज एबिलियन ग्रुप, ठीक है? कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए पहले यहां पे कंडीशन चेक करो, एज डैश सेट के अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा? जिसका मॉड्यूलस 1 हो जाता है वही यहां पे रहता है, ठीक है ना? तो मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो z बिलोंग्स टू c होता है। तो लेट z1 z2 b2 एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल S, तो मॉड z1 विल बी इक्वल्स टू 1, मॉड z2 विल बी इक्वल्स टू 1। तो मॉड ऑफ z1 z2 क्या होगा? मॉड ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू मॉड z1 इंटू मॉड z2, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो हम लोग देख सकते हैं ये दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट भी मॉड्यूलस 1 है, तो अगर दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट का मॉड्यूलस 1 है तो इसका प्रोडक्ट कहां पे रह जाएगा? एज डैश के अंदर चला जाएगा, क्योंकि एज डैश के अंदर रहने का कंडीशन ही ये है कि अगर कोई एलिमेंट एज डैश के अंदर है तो उसका मॉड्यूलस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अगर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एज डैश होगा, यहाँ पे मैंने एस करके लिखा है, कोई बात नहीं है, तुम लोग एस करके फॉलो करो, ठीक है? एस मैंने यहाँ पे जी भी लिख दिया है, ठीक है? यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है, ठीक है? ये एज डैश होगा तो यहाँ पे एज डैश होगा, और मैं जैसे ग्रुप को जी से ही डिनोट करता हूँ, पूरा प्रॉब्लम मैंने जी से ही लिखा हुआ है। ये छोटा सा एक मिस्टेक हो गया मेरे से, तो इसको चेक कर लेना, ठीक है? एज डैश होगा, सही जगह पे एज डैश बिठा देना, सेट जहां पे है या फिर ग्रुप जहां पे लिखा है जी लिखा है, यहाँ पे जी लिखा है, यहाँ पे जी लिखा है, तो इसको एज डैश करके लिख देना, ठीक है? अभी देखो, तो मैं जो बता रहा था, अगर कोई भी दोनों एलिमेंट को प्रोडक्ट लेंगे और उसका अगर मॉड्यूलस 1 होगा तो वो प्रोडक्ट कहां पे चला जाएगा? एज डैश सेट के अंदर चला जाएगा। तो z1 z2 का प्रोडक्ट का वैल्यू मॉड्यूलस आ जाता है 1, तो इसका मतलब z1 इंटू z2 कहां पे है? एज डैश के अंदर है, तो क्लोज्ड हो गया। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये डिफाइंड है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है और एज डैश तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सबसेट है, तो ऑब्वियसली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एफ डैश के ऊपर भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है? अभी 1 देखो, 1 एस के ऊपर है, यहाँ पे भी फिर से एस लिखा है, तो एस डैश होगा, तो 1 बिलोंग्स टू एस है और मॉड्यूलस ऑफ 1 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, ठीक है? अभी तुम लोग सोच रहे हो कि 1 मैंने कहां से लिखा है? 1 तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0।
तो एवरी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस आई डॉट जीरो, 2 को लिख सकते हैं 2 प्लस आई डॉट जीरो। तो ऑब्वियसली 1 इस सेट के अंदर है क्योंकि 1 का मॉड्यूलस भी 1 है। तो 1 के साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दो जो इस सेट के अंदर है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, वो एलिमेंट वापस आ जाता है। तो दैट मीन्स 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर से अगर कोई भी एलिमेंट लेता है z बिलोंग्स टू s, तो उसके लिए 1 बाई z हम लोग को एक एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे z इंटू 1 बाई z करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। और 1 बाई z s में रहने के लिए उसका मॉड्यूलस भी 1 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मॉड ऑफ 1 बाई z किया है, इसका वैल्यू भी देखो 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब z इंटू 1 बाई z करने पे लिए 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब z का इनवर्स क्या हो जाता है, 1 बाई z। ठीक है, अभी कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए मैंने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, a1 प्लस ib1 a2 प्लस ib2। सिंपली दोनों को प्रोडक्ट करके रखा है। यहाँ पे प्रोडक्ट देखो सेम आ जाता है, तो इस मीन्स z1 इंटू z2 इक्वल टू z2 इंटू z1। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट है, तो वहां पे कम्यूटेटिव ग्रुप तो होगा ही होगा। तो these all are the very very important problems. Try to understand the problems, and if you have any doubt, any single doubt, I know that this chapter is a little bit tough than other chapters. So if you have any doubt, you can freely ask me. Okay, and stay with my channel for more updates.